साल के महल में ना। जी बड़ा लिखे माता कौन थी? अमीदा बानो। पिता कौन थे? जन्म कब हुआ था इनका? 15/11/1542। हाँ 15/11/1542। 15 अक्टूबर। ठीक है। अब इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां सिया थे कि सुन्नी थे? हाँ बैरम खां सिया में फारस के रहने वाले थे। बैरम खां सिया थे। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालनौर में। गुरदासपुर पंजाब से। ये कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी। ठीक है। इतना अकबर के बारे में आप लोग जाने ना नहीं? आप लोग कामरान अस्करी हिंदाल का नाम जानते ही होंगे। ये कौन थे? हिमायू के भाई थे। उस समय कामरान कहाँ पे शासन कर रहा था? और अस्करी हाँ हाँ शुरुआत में कहाँ के गवर्नर थे? गजनी। हाँ काबुल और गजनी के। सूबेदार कहाँ के सूबेदार थे बचपन में? हाँ काबुल के थे। और जब सरहिंद का युद्ध हुआ था कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध
किसके किसके बीच हुआ था? सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ? आप लोग इतना जल्दी भूल जा रहे हैं। और मच्छीवाड़ा का? हुमायूं और सिकंदर के बीच। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं विजयी होता ना 1555 में हुमायूं विजयी हो जाता है। ठीक है। और जब कन्नौज का युद्ध होता है तो हुमायूं कहाँ चला जाएगा? ईरान जाएगा ना। तो पहले किनसे युद्ध करेगा के? जब कन्नौज का युद्ध में वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता है तो पहले तो वेस्ट एशिया में चला जाता है ना। वेस्ट एशिया में जाएगा तो वापस आएगा तो कहाँ पे पहले आएगा? वेस्ट एशिया से पंजाब या लाहौर में ही आएगा ना। तो पहले किनसे निपटेगा? अपने भाइयों से। तो पहले युद्ध किससे करेगा? कामरान और अस्करी से। ठीक है। तो वो पूरा क्षेत्र सिंध लाहौर वाला क्षेत्र पूरा जीत के फिर यहाँ पे दिल्ली की तरफ आएगा और मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध करता है। ठीक है। और ऐसा अकबर का जब जन्म होता है तो कामरान से युद्ध करता रहता है। इसके 2-3 साल के बाद 42-45 में युद्ध होता है कामरान से। और क्या करता है कामरान, इसको ले जाके जो महल की दीवार थी उस पर लटका देता है और हुमायूं की तोपें उस समय चल रही होती हैं। तो उस दौरान कैसे अकबर जो था किसी तरह से बचता है। ठीक है। तो अकबर के जीवन की यह सबसे बड़ी घटना थी कि उसके पहली बार में जीवन दान मिला था। अगर वहां नहीं बचता, उसका भाग्य साथ नहीं देता तो क्या होता? अकबर बादशाह बनता? नहीं बनता। तो इसकी जीवन की सबसे बड़ी घटना थी कि वो उस तोपें चल रही थी और उस दौरान इसका वहां से बचना मुश्किल था, फिर भी ये बचा। तो इसका भाग्य साथ दिया था अकबर का। अब ये बताइए आप लोग, इसका और इसके बीच युद्ध होता है बैरम खां और अकबर के बीच। हाँ? तिलवाड़ा, वेरी गुड। तिलवाड़ा का युद्ध होता है बैरम खां और अकबर के बीच। बैरम खान के बारे में क्या लिखा हुआ है? गुरदासपुर के बारे में। बैरम खां इसका संरक्षक था अकबर का। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसके देखरेख में अकबर बड़ा होता है, तो बैरम खां के देखरेख में बड़ा होता है, संरक्षक था। ठीक है। राज्याभिषेक कालनौर के गुरदासपुर में हुआ था, सत्ता जो ग्रहण किए थे 14 फरवरी 1556 में। ठीक है। और अकबर से और सिकंदर शाह सूरी का नाम आप लोग सुने हैं। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर उस समय सिकंदर शाह सूरी से युद्ध करता रहता है। हुमायूं ने सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिरने से ही मृत्यु होती है ना। तो उस समय अकबर क्या होता है, व्यस्त रहता है सिंध वाले क्षेत्र में। सिंध के लिए हुमायूं का और सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध होता रहता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो उस समय अकबर सिंध में सिकंदर शाह सूरी से युद्ध करता रहता है।
हो गया। फिर आदिल शाह सूरी का नाम आप लोग सुने हैं, जिसका वजीर और सेनापति कौन था? हेमू था। और 5 नवंबर 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आदिल शाह सूरी किसके किस बीच होता है? ठीक है, इसमें हेमू हार जाता ना और अकबर जीत जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक, और इस समय जो हेमू होता है आदिल शाह सूरी का वजीर प्लस सेनापति भी होता है, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, मतलब विक्रमादित्य की उपाधि लिया रहता है। कौन? हेमू 14वां ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये भी नोट कर लीजिए, 14वां ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसके संदर्भ में आरपी त्रिपाठी एक स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, किसी को पता है? ये मतलब अपने टाइम का, मतलब जो अपना इसका रेंज था उसके टाइम में अपना शायद बच्चा भी रहता है, उसका फादर भी रहता है। और कोई बताएगा? आरपी त्रिपाठी एक मॉडर्न हिस्टोग्राफर हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं। हेमू के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना घटी होती है, जिससे हेमू की भी हार होती है और अकबर का भाग्य साथ देता है, जिससे उसकी विजय होती है। क्योंकि जब युद्ध होता रहता है तो हेमू लगभग जीतने वाला था युद्ध को, इसके पक्ष में पूरा युद्ध था, लेकिन अचानक इसके आंख में एक तीर लगती है, जिससे युद्ध का पलड़ा चेंज हो जाता है और अंततः अकबर विजयी होता है। तो इसी को संदर्भ में रखते हुए आरपी त्रिपाठी महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अकबर हेमू की सबसे बड़ी दुर्घटना थी कि उसकी हार हुई, और अकबर की सबसे बड़ी भाग्य था कि उसका विजय हुआ। ये नोट कर लीजिए आप लोग। विक्रमादित्य हेमू के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना थी, उसकी हार हुई, और अकबर के साथ उसका सबसे बड़ा भाग्य साथ दिया कि उसका विजय हुआ। ये आरपी त्रिपाठी महोदय का स्टेटमेंट है। ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। अच्छा, आप लोग कोई बताएगा कि क्यों सभी युद्ध पानीपत में हुए थे? क्या कारण था कि युद्ध पानीपत में ही होता था? सर उसका विभिन्न कारण है, जैसे सर राजनीतिक भी कारण, आर्थिक भी कारण है सर। अब नहीं तो राजनीतिक आर्थिक कारण तो और भी हो सकते थे ना, दिल्ली में भी हो सकता था। नहीं सर, कन्नौज में भी, पानीपत में भी क्यों युद्ध होते थे? क्योंकि सर दिल्ली के सटे हुए इलाके में क्या बताइए?
सर दिल्ली के पास था और मैदानी भाग। हाँ और सर काबुल से जो आते थे आतंककर्ता वो दिल्ली के पास में आते तो वही मैदानी भाग पड़ता था। हाँ हाँ इस नाते से। वेरी गुड। और कोई बताएगा इसके बारे में कुछ? सारे युद्ध क्यों पानीपत में हुए थे बड़े, क्या कारण था? हाँ? इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है, आईएएस के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है। और कुछ बताएंगे? नदी भी रहा हुआ। वहाँ कहाँ नदी है? यमुना नदी से पानीपत में यमुना नदी? दिल्ली में है ना? पानीपत तो वहाँ से लगभग 130 किलोमीटर जो तो सर दिल्ली के सीमा पे भी था पानीपत। उन्होंने लगभग सही बताया है। और सोच के बताइए आप लोग। ये भी सही है, स्पेस बहुत था वहाँ पे, मैदानी इलाका था। और वो उधर से आपका वेस्ट एशिया से जो लोग आते थे लगभग आक्रमणकारी, तो उधर आके, क्योंकि दिल्ली और आगरा के पास में ही पड़ता था। और क्या कारण हो सकता था? आवागमन सही हुआ। हाँ, रास्ते सही होंगे। हाँ रास्ते सही थे। अभी शेरशाह सूरी मार्ग हम पढ़ाए थे ना? हाँ? उसमें क्या बताए थे? आर्मी डिप्लॉय हो जाती थी ना, ठीक? तो इसके वजह से भी एक कारण था। अब महामनंगा का नाम आप लोग सुने होंगे, ये कौन थी? हाँ? धाय माता थी, ठीक है। इनके जो 1560 से 62 जो रहता है, इसमें लगभग इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है, क्योंकि इस दौरान किसके संरक्षण में रहते हैं? महाअनंगा के संरक्षण में रहते हैं, और वो पूरे शासन प्रशासन पर उनका अधिकार रहता है, जो उनकी धाय माता थी। तो इसको लगभग इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन का संज्ञा दिया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। 1516 से 1562 तक पर पेटीकोट शासन कहा गया है इसको, क्योंकि धार माँ इनकी जो थी अनंगा थी, और उनका पूरा इस पर नियंत्रण रहता था। अब इनके दो लड़के थे, एक पुत्री थी एक पुत्र थे। पुत्र का नाम आदम खां था, और जीजी अनंगा इनकी पुत्री थी। तो तीनों लोग मिलके क्या करते थे? पूरा शासन संचालित करते थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना?
अकबरकालीन साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है, पहली नीति राजपूतों की, दूसरी दक्षिण विजय था ना, दक्षिण विस्तार। पहले अकबर काल जो सम्राट विस्तार की नीति, पहले क्या करता है, राजपूतों के साथ रक्त या युद्ध के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। ठीक है, फिर इधर देखेगा दक्षिण की तरफ, दक्षिण की विस्तार नीति थी ना उसको, हाँ, असीरगढ़ वगैरह को जीतता है। अंतिम 1601 में असीरगढ़ की विजय करता है, जो इसके अंतिम विजय थी। उसके बाद गुजरात पर अधिकार कर लेता 1571 में। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में क्या बनवाता है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। फिर तोड़रमल के अनुसार भू राजस्व व्यवस्था करता है। ठीक है, फिर उसकी धार्मिक नीति में भी बहुत सारे चेंजेज हैं और बहुत सारे मतलब वर्क किया था सहिष्णुता के लिए, सभी लोग अपने धर्म के अनुसार पालन करें, ये सब सारी चीज़ें उसने लागू किया था। फिर सामाजिक सांस्कृतिक नीति भी थी उसकी, और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे उसने, जैसे आगरा का लाल किला, फिर इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद का किला, ये सब इसने निर्माण करवाया था। नोट कर लिया आपने इसको? नहीं। हो गया नो? पद्मावती की रचना किसने की थी? हाँ? मलिक मोहम्मद। ये पता है, तो 1542 में किया गया था। पद्मावती की रचना मलिक मोहम्मद जैसी कब की थी? 1542 में। ठीक है, उस समय किसका शासनकाल था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का था।
इनकी और रचनाएं भी थी, पता है किसकी को? मलिक मोहम्मद जैसी की और भी रचना थी। आखिरी कलाम था एक, लिख लीजिए। 12 मासा था दूसरा। और तीसरा अखरवाट था, अखरवाट। दूसरा 12 मासा था। हाँ, आखिरी कलाम 12 मासा और अखरवाट। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, समकालीन थे, न कि अकबर के। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अकबर के समय में के ईसाई मिशनरी आए थे। अकबर के काल में एक ईसाई मिशनरी आया था। कौन था वो? कोई बताएगा इसमें से? नेट पे सर्च करिए आप लोग। एकदम पढ़ते नहीं है क्या? बोले थे पढ़ के आने के लिए ना। पहले नेट पे सर्च करिए। ये नोट कर लिए आप लोग? पहला युद्ध किसके ऊपर करता है? हाँ? The Jewish priests थे सब जो आए थे। हाँ। Father Rodolphe Acuvia, Father Antoni Montserrat and Father Francis Boyce and Gloria। पूरी में ईसाई मिशनरी आई थी। 1530 के टाइम हाँ। आया था, 18 फरवरी 1530। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार में पहला अटैक किसके ऊपर करता है? 1561 में। हाँ? हाँ, मालवा पे पहला किसके ऊपर करेगा? 1561 में मालवा के ऊपर। मालवा का शासक कौन रहता है उसमें? हाँ, वेरी गुड, बाज बहादुर रहते हैं मालवा शासक। मालवा शासक कौन रहते हैं? बाज बहादुर रहते हैं। उनकी पत्नी कौन रहती है? रूपमती। हाँ, इनकी समाज का है जैन में है। ठीक है, अब क्यों मालवा पे अटैक करता है? हाँ, रूपमती को हथियाने के लिए ये क्या करता है कि मालवा पे अटैक करता है। ठीक है, और उस समय एक दिन में ही सपना देखता था, क्योंकि महान अनंगा के संरक्षक में था। 1560 से 62 तक क्या था? पेटीकोट शासन था ना। तो इनके ही मतलब इनके पाने के लिए ही दिन में सपने देखते रहता था। हाँ? और उस समय कुछ काम नहीं किया था। ठीक है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसको पेटीकोट शासन भी कहा। अंततः रूपमती क्या करती हैं? हाँ, जहर खा लेती है।
ठीक, उसके बाद फिर ये आक्रामक नीति अपनाना शुरू करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है? राजपूतों की तरफ ध्यान देता है। राजपूतों की तरफ क्यों ध्यान देगा? साम्राज्य विस्तार तो कर ही रहा है, क्यों राजपूतों को ही देखता है? गुजरात थे, बंगाल था और सब भी था ना, क्यों राजपूतों की तरफ ध्यान दिया था? आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक कारण भी इसके हैं। आप लोग गुजरात देख रहे हैं ना? हाँ जी। ये इंडिया है अपना, गुजरात यहाँ था। ठीक है, आगरा था, दिल्ली, फतेहपुर सीकरिया, अब यहाँ बीच में कौन पड़ेगा गुजरात जाने के लिए? राजपूत कहाँ रहते थे? राजस्थान में रहते थे ना। तो गुजरात उस समय क्या था? डाकयार्ड था कि नहीं? यहाँ से व्यापार वगैरह बहुत मात्रा में होता था कि नहीं? तो यहाँ से जाने के लिए राजस्थान होके जाना पड़ेगा ना, तभी तो व्यापार सही सी दिशा में होगा। तो आर्थिक कारण में क्या हो सकता है? क्योंकि अगर ये राजस्थान पे कब्जा नहीं करते तो क्या ट्रेड एंड कॉमर्स कर पाते गुजरात के साथ? तो इसलिए राजपूत नीति उसने पहले लागू किया था। समझ में आ गया? ये पूछ देगा मेंस, अरे इसमें आईएएस में से ही क्वेश्चन पूछता है कि राजपूत नीति का क्या महत्व था, दे देगा ये पूरा ऑप्शन 1 2 3 करके। ठीक है, तो उसमें ये सब ऑप्शन भी रहेगा। ये सब आईएएस के क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। हाँ, और भी कारण थे, सामाजिक भी कारण थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करना था, क्योंकि जब तक वैवाहिक संबंध स्थापित न करता तब तक इसके पास मनसबदारी व्यवस्था 1567 में आती है। इसके जो राज्याभिषेक के 11 साल के बाद। ठीक है, तो उस समय सैन्य व्यवस्था मजबूत नहीं था इसका, तो या तो रक्त संबंध बनाता या तो युद्ध के माध्यम से जीतता। तो इसने क्या किया? सामाजिक समरसता की भाव को इसने दिखाया कि मतलब रक्त संबंध के माध्यम से क्या करेंगे, इनको अपने पक्ष में करेंगे। तो भारमल का नाम सुना है ना? कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक थे। और उनकी पुत्री कौन थी? हरखाबाई थी। जोधाबाई हरखाबाई बहुत विवाद है, लेकिन इतिहासकार हरखाबाई का नाम लेते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? शादी विवाह हो जाता है। तो रक्त संबंध बना कि नहीं? तो ये क्या हुआ? आमेर इसके पास आ गया कि नहीं आ गया? तो सामाजिक भी इसके महत्व बढ़ा और आर्थिक महत्व दोनों बढ़ गया इसके लिए, लेकिन राजपूतों के लिए नहीं था। ठीक है, तो और मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आप लोग सुनेंगे। हाँ, कहाँ इनका दरगाह है? और इनका बहुत बड़ा भक्त था। शायद उन्हीं के कृपा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना था कि इसके ऊपर उनकी बहुत कृपा थी। और इसके नाते वो जो हम बताए थे ना, हाँ, दुर्ग पे तोप चल रहा था और उसको लटका दिया था और तोप हमेशा बारूद बरसा रहा था, तब भी इसका जीवन बच गया था। तो इसलिए क्या करता था, इसमें पढ़ा लिखा तो जब नहीं था, ये अनपढ़ बादशाह, ये भी नोट कर लीजिए, ये पहला बादशाह था जो अनपढ़ था, लेकिन इसकी जो मतलब पॉलिसी थी वो सबसे अच्छी थी। ऐसा लोग मानते हैं अनपढ़ था, वो रिसर्च की बात है, लेकिन ये मानते हैं इतिहासकार कि अनपढ़ बादशाह था। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ये तो आप लोग को पता है ना। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह किस में है, किस राज्य में है।
राजस्थान दे देगा, गुजरात दे देगा, अजमेर भी दे देगा। तो आप लोग टिक कर लेंगे ना। ये पीसीएस का बहुत फेमस क्वेश्चन है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ये कम से कम 20 बार आ चुका है पीसीएस में, आईएएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस पे जियारत करने के लिए जाता था हर साल, ठीक है। ये सांस्कृतिक महत्व हुआ कि नहीं? जियारत कैसे करने जाता जब यहाँ पे इनको जाने ही नहीं देते सब? हाँ, मालवा पे क्यों जीत रहा है? इसी के नाते जीता था ना। 1561 में मालवा पे क्यों कब्जा किया? इसी के नाते किया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? फिर इसके बाद क्या करेगा? चित्तौड़ का नाम आप लोग सुने होंगे। आप पद्मनी की कहानी भी हम बताए थे। चित्तौड़ का मतलब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था ना। चित्तौड़ का और क्या नाम था? खिजराबाद भी था। खिजर खान के नाम पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खिजराबाद रख दिया था। तो जो राजपूत में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? चित्तौड़ था। चित्तौड़ ही सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे महत्वपूर्ण था। और उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। उनके लड़के महाराणा प्रताप थे, जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 21 जून 1576 में, ठीक है। पहले चित्तौड़ के बारे में समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चित्तौड़ जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और इसलिए स्वयं अकबर गया था इस युद्ध को विजय मतलब युद्ध के जीतने के लिए। स्वयं अकबर गया था, क्योंकि उसके बाद अकबर नहीं गया है, उसके बाद आसफ खां और मान सिंह जाते हैं। लेकिन इसको चित्तौड़ विजय के लिए खुद वो 6 महीने तक घेरा डाला हुआ था। इतना महत्वपूर्ण था चित्तौड़ विजय। तो चित्तौड़ विजय हो जाती है कि नहीं अकबर की? हो जाती है ना। और उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं? बिंद के जंगल या जंगलों में, वहाँ का पूरा क्षेत्र वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और पत्ता का नाम आप लोग जानते हैं? फतेह सिंह और जयमल, इनके क्या थे? सेनापति थे। फतेह सिंह और जयमल इनके चित्तौड़ के सेनापति थे, ठीक है। और ये दोनों लोग युद्ध में मारे जाते हैं। और इसने वहाँ से जब वापस आता है तो आगरा के मुख्य द्वार पे पूछता है कि मुख्य द्वार पे किसकी मूर्त स्थापित किया गया था? तो जयमल का और पत्ता सिंह का, है नहीं, फतेह सिंह का। आगरा के मुख्य द्वार पे उनकी मूर्त बनवा के स्थापित किया था। बताइए क्यों मूर्त स्थापित करवाया होगा? हाँ? बहादुरी से लड़े थे, पूरे मुगलों का छक्का छूट गया था और यह स्थिति आ गई कि मुगल हार जाएंगे इन्हीं दो से। इतने राजपूत मतलब बलशाली होते थे। तो इसी के नाते उसने वहां पे आके इनका दोनों लोग की मूर्ति स्थापित करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? गुजरात विजय कब करता है? हाँ? 1571 में, 1571 में गुजरात विजय करता है, ठीक है। और उसमें पीर मोहम्मद को और आसफ खां को भेजता है। पीर मोहम्मद कौन थे इसके? सेना नायक थे, ठीक है। गुजरात विजय के लिए किसको भेजता है? पीर मोहम्मद और आसफ खां। अब बताइए गुजरात का क्यों महत्व था? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए महत्व था। और किस लिए महत्व था? पहली बार ऐसा कहा गया है कि गुजरात विजय के समय ही इसने समुद्र को देखा था। पहली बार समुद्र कब देखा था? तो इसलिए भी महत्व था ना। बताइए इतना बड़ा बादशाह हो के और समुद्र नहीं देखा है, तो जाके कल समुद्र का दर्शन कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए भी गुजरात का विजय महत्वपूर्ण था। उसके बाद तीसरा युद्ध महत्वपूर्ण कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576। 21 जून 1576 को। कहीं 18 देता है, कहीं 21 देता है, ठीक है। एक तरफ कौन रहते हैं? राणा प्रताप। राणा प्रताप का आप लोग नाम सुने हैं ना? इनका घोड़ा चेतक था, नीला घोड़ा था। और समझ में आया ना राणा प्रताप के बारे में। और दूसरी तरफ कौन थे? मान सिंह और आसफ खान। इनके सेनापति कौन थे? हाँ? नहीं, राणा प्रताप के उस समय सेनापति कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा पीसीएस में। हाकिम खान का नाम सुने आप लोग? सेनापति थे इनके। पूछता है कौन ऐसे हिंदू शासक थे जिनका सेनापति मुस्लिम था? ठीक है, तो राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हाकिम खान, जो क्या थे? मुस्लिम थे। ये भी पीसीएस में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। इसमें क्या आता है? इनकी हार होती है और ये जीत जाता है। और चित्तौड़ में क्या करवाते हैं? फिर कत्लेआम करवाता है। इसमें स्त्रियों बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। ये इसके ऊपर सबसे बड़ी आक्षेप था, सबसे बड़ा आक्षेप था। इसमें इस युद्ध में, चित्तौड़ के विजय में स्त्री बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया था और वह पूरा लूटपाट किया गया था और चित्तौड़ पूरा उजड़ गया था। ठीक है, तो ये अकबर की सबसे बड़ी दुर्भावना थी चित्तौड़ के प्रति। पूछेगा हाकिम खान सेनापति किसका था? पूछ लेगा कौन ऐसा हिंदू राजा था जिसका सेनापति मुस्लिम था? महाराणा प्रताप। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब तक समझ में आया ना पूरा? आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे कर रहे हैं? कुछ